वाणिज्य की कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक अध्याय की चर्चा कर चुके हैं। आज आपके सामने दूसरा अध्याय दोहरा लेखा प्रणाली आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न लेखांकन की प्रणालियों का जिक्र किया था। उसमें दोहरा लेखा प्रणाली को संक्षिप्त रूप में आपको बताया गया था। अब यहाँ से हम इसके बारे में इस पर विशद चर्चा करेंगे और इसी प्रणाली के आधार पर लेखांकन प्रक्रिया को करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उसके बारे में सीखा जाएगा। प्यारे बच्चों, पढ़ने के पूर्व आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या है। दूसरा, दोहरा लेखा प्रणाली का इतिहास क्या है, ये बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी। उद्देश्य है कि छात्र दोहरा लेखा प्रणाली को समझ पाएंगे। जब इस अध्याय का अध्ययन किया जाएगा तो आप समझ पाएंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख जो भाग हैं या जो लेखा करने की जो प्रक्रिया है उससे आप भली भांति परिचित होंगे। लेखांकन में प्रयुक्त किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, जो मुख्य बातें आती हैं, उनको भी आप समझ पाएंगे। बच्चों, यह अध्याय निम्न भागों में बांट करके अध्ययन करने का कोशिश किया गया है। प्रादुर्भाव, अर्थ एवं परिभाषा, विशेषताएं, मुख्य भाग, लाभ एवं दोष और पारिभाषिक शब्दावली जो आपके सामने होंगे उनसे भली भांति आपको परिचित होना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रादुर्भाव की। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रादुर्भाव की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आता है कि इसका इतिहास कब का है और उसमें परिवर्तन हुए होंगे, उनके क्रम से हम जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, लगभग 15वीं शताब्दी में पूरे विश्व में शिक्षा और विद्वता का जो एक केंद्र था वह इटली हुआ करता था और उसी इटली में एक वेनिस नगर हुआ करता था। वेनिस नगर है, उस वेनिस नगर में ही आपके दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ। वह वर्ष है 1494। 1494 में लुकस पैसियोली नामक एक महान गणितज्ञ ने अपनी एक पुस्तक की रचना करते हैं और वह पुस्तक जब 1494 में प्रकाशित होती है, जिसका नाम है, जिस पुस्तक को उन्होंने लिखा था प्यारे बच्चों, तो उसका नाम आप लोग याद भी कर लीजिए क्योंकि आपके विषय का जनक हैं। तो इसलिए लुकस पैसियोली ने जिस पुस्तक की रचना किया, दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस नामक पुस्तक लिखी। हालांकि ये पुस्तक गणित की थी,
लेकिन इसके लास्ट के अंतिम कुछ अध्याय थे जिनमें इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली और वाणिज्य के संबंध में जो लेन देन और उसके कैसे लेखे किए जाएंगे उसकी वैज्ञानिक तरीकों का उल्लेख इन्होंने किया था। इस पुस्तक की अंग्रेजी में अनुवाद हुई क्योंकि उसमें इंग्लैंड में उस समय इंग्लैंड में भी प्रणाली चल रही थी और दोनों ही प्रणालियों में काफ़ी जद्दोजहद हुआ कि कौन सी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। जब यह पुस्तक अंग्रेजी में कन्वर्ट हुई उसके बाद यह पूरे विश्व के पटल पर आया और तब जाकर के सभी विद्वत जन या जितने भी इसमें हित रखने वाले व्यवसायी हैं वो सभी इस लेखांकन की प्रणाली से परिचित हुए और परिचित ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने इसे अपना करके और अपनी लेखांकन की प्रक्रिया को पूरा करने लग गए। और इसका परिणाम हुआ कि जो इंग्लैंड में प्रणाली चल रही थी वह प्रणाली अंततोगत्वा अब वैज्ञानिक होने के नाते स्पष्ट न होने के नाते उस प्रणाली को लोगों के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया और यह प्रणाली स्थापित हो गई। तब से लेकर के आज हम कंप्यूटर के युग में भी प्रवेश कर गए हैं, लेकिन तब भी यह प्रणाली जो 15वीं शताब्दी के अंत में दी गई थी वो आज भी हमारे आपके सामने उसी तरह से मौजूद है। स्वरूप बदल गया है। अब हम पहले बहियों में इसको लिखने का कार्य करते थे, अब उसका मशीनी रूप आ गया। अब हम कीबोर्ड के बटनों से इसे लिखना प्रारंभ कर दिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपका इतिहास है, आपके विषय का, आपके दोहरा लेखा प्रणाली का जिस चैप्टर पर हम जिक्र कर रहे हैं उसका ये इतिहास है कि 1494 में लुकस पैसियोली ने जब दी कंप्यूटेशनल एक्सप्रेसिस नामक इटली के वेनिस नगर में इस पुस्तक की रचना किया था और तब से लेकर के आज तक हमारे आपके बीच में है। यही इसका इतिहास है। अब हम बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ और परिभाषा। प्यारे बच्चों, अर्थ की बात जब हम करते हैं तो दोहरा लेखा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें सौदों या व्यवहारों के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। एक पक्ष को डेबिट किया जाता है तो दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि राम को ₹2000 दिया गया, ठीक है। अभी मैंने बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली के में दो पक्षों का, एक यह है, एक सौदा है। अब इसमें दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों में से एक को डेबिट किया जाएगा और दूसरे को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसमें दो पक्ष कौन कौन है? पहला है राम और दूसरा है यह धनराशि अर्थात रुपया, ठीक है। अर्थात हम राम को डेबिट करेंगे और इस धनराशि को हम क्रेडिट करेंगे। प्यारे बच्चों, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि सर कैसे हो सकता है कि पहला नाम आ रहा है तो उसको सर डेबिट कर दिए और दूसरा इसका आ रहा है तो क्रेडिट कर दिए, क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट, पहले डेबिट उसके बाद क्रेडिट की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली के अर्थ को समझा रहे हैं। डेबिट किसको किया जाना है?
अर्थात या क्रेडिट किसको किया जाना है, ये बात की विषय है। इतना हम आपको समझाने जा रहे हैं, यह बताने का हम उपाय कर रहे हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में दो पक्ष, किसी सौदे के कितने पक्ष होंगे, दो पक्ष होंगे, और उन दोनों पक्षों में से एक पक्ष को डेबिट किया जाएगा तो दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, अब डेबिट क्यों किया गया और क्रेडिट क्यों किया गया, यह प्रश्न आपके जेहन में उठ रहा होगा। हम इसका समाधान आगे के वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ हम दोहरा लेखा प्रणाली को आपको समझा रहे हैं, तो बस इतना ही आपको समझना है कि सौदा होगा, कोई भी व्यवहार होगा, उस व्यवहार के दो पक्ष होंगे और एक पक्ष को डेबिट किया जाएगा तो दूसरे को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, ये दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ हुआ। बच्चों, जैसा कि उस उदाहरण को हमने आपके सामने रखा था कि दो पक्ष होते हैं और एक पक्ष को क्रेडिट किया जाता है तो दूसरे पक्ष को डेबिट किया जाता है। बच्चों, विलियम पिकल्स एक लेखाशास्त्री हुए, अन्य लेखाशास्त्री भी हैं। इनकी परिभाषा जरा आपको समझने में ज़्यादा कारगर साबित हुई, इसलिए मैं आपके सामने रखा हूँ। किताबों में आपके सामने और भी परिभाषाएं हैं। इनके अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है। सौदे और उसके दो रूप, एक भाग पाने वाला होता है जबकि दूसरा देने वाला होता है, और पाने वाले का खाता हम ऋणी करते हैं और देने वाले का खाता हम धनी करते हैं। इस परिभाषा की पुष्टि इस उदाहरण से भी किया जा सकता है और तब जाकर के आप भली भांति दोहरा लेखा प्रणाली को समझ पाएंगे। राम को 2000 रुपये दिया गया। इनकी परिभाषा के अनुसार कि प्रत्येक सौदे के दो रूप होंगे, एक रूप आपका ये हो गया तो दूसरा रूप ये हो गया। ठीक है, एक भाग पाने वाला होता है, राम को दिया गया तो राम पाने वाला है, जबकि दूसरा देने वाला, इसमें देने वाले का जिक्र नहीं किया गया है। पाने वाले को डेबिट, पाने वाले को हमने यहां डेबिट कर दिया और देने वाले का खाता क्रेडिट किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि जब यहां कोई देने वाला नहीं है तो फिर क्रेडिट क्यों किया गया है। यही बात हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, बताएंगे कि डेबिट और क्रेडिट करने के नियम होते हैं और उस नियम के अनुसार ही डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, विलियम्स पिकल्स ने जो परिभाषा अपना दिया है वह व्यक्तिगत रूप में दिया है, इसलिए इन्होंने पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट शब्द का प्रयोग किया है। आपको इतना समझ लेना है कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सौदे के दो पक्ष होंगे, एक पक्ष डेबिट होगा तो दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। इस एग्जाम्पल से हम यही आपको समझाना चाहते हैं, यही पुष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर दो पक्ष हैं, एक राम है और दूसरा रोकड़ अर्थात कैश। तो एक पक्ष ये हुआ और दूसरा पक्ष यह हुआ। एक पक्ष को डेबिट किया गया तो दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया गया। यही दोहरा लेखा प्रणाली है। प्यारे बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं की चर्चा करने के क्रम में सबसे पहले इसकी विशेषता है कि प्रत्येक लेन देन का दो खातों में लेखा किया जाता है। अभी हमने आपको बताया
एक उदाहरण के माध्यम से कि जो भी लेन देन होते हैं वो दो खातों को प्रभावित करते हैं, अतः उन दोनों खातों में उतने ही धनराशि से लेखा किया जाता है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा है निश्चित नियमों का पालन। प्यारे बच्चों, इस जो दोनों खातों में जब हम लेखा करने जाते हैं तो अभी हमने बताया कि आपको एक डेबिट किया जाता है, एक पक्ष को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। उसके लिए निश्चित नियम है। वो निश्चित नियम कि प्रत्येक सौदे के जो दोनों पक्ष आपको पहले छांटने हैं, वह दोनों पक्ष या तो व्यक्तिगत हो सकता है या तो अव्यक्तिगत हो सकता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत के नियम के अनुसार लेखा किया जाएगा, अर्थात उसका पालन किया जाएगा। अव्यक्तिगत में दो बातें आ जाती हैं। अव्यक्तिगत खातों को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक वास्तविक हो जाता है और दूसरा अवास्तविक हो जाता है। तो उस वास्तविक के नियम, जो सौदे का पक्ष वास्तविक से जुड़ा है तो वास्तविक का नियम लागू होगा, अगर वो अवास्तविक से जुड़ा है तो वास्तविक का नियम लागू होगा। कहने का अर्थ है कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत निश्चित नियमों का ही प्रयोग किया जाता है, बिना उसके पालन किए आप कार्य नहीं कर सकते। तीसरा, वास्तविक तथा न्यायपूर्ण प्रणाली। वास्तविक इस आधार पर है कि जितनी धनराशि से डेबिट करते हैं उतनी ही धनराशि की से क्रेडिट भी होता है, और यही इसकी विशेषता इसको न्यायपूर्ण प्रणाली बनाती है। अर्थात जब ये कहीं भी विवाद की स्थिति में जाता है तो स्पष्ट होता है कि उतने से उनको डेबिट किया गया था तो इतने से उनको क्रेडिट क्यों नहीं किया गया। कहीं अगर डिफरेंस आता है तो यह समझ में आता है कि यहाँ पर अन्याय किया गया है। अतः यह लेखांकन व्यवहार को पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसको प्रमाण के रूप में भी न्यायालयों में प्रस्तुत किया जाता है, इसके न्यायपूर्ण के होने के ही कारण। अगला है गणितीय शुद्धता की जांच संभव। प्यारे बच्चों, जितने धनराशि से आपने डेबिट किया उतने ही धनराशि से आपने क्रेडिट किया। खातों में जब आप एंट्री करते हैं तो कई खाते हो सकते हैं, लेकिन धनराशि उतना ही रहेगी जितना से डेबिट करेंगे उतनी से करेंगे। दोनों पक्षों का योग भी बराबर ही आना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं आता है तो इसका आशय यह है कि कहीं गलती हुई है और पुनः उसे हम देख लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं कि त्रुटि हमारी कहाँ हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसकी चौथी विशेषता है कि इससे गणितीय शुद्धता की जांच संभव है। अगला विशेषता है कि व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत दोनों पहलुओं का लेखा किया जाता है। अर्थात वह व्यक्तिगत हो और मान लीजिए कि उसका एक पक्ष अव्यक्तिगत हो, तो ऐसा नहीं कि केवल हम व्यक्तिगत का लेखा कर दिए और दूसरा जो पक्ष अव्यक्तिगत है उसको छोड़ दिए। नहीं, यहाँ पर व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों ही पहलुओं का लेखा किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। अगली विशेषता है कि लेन देनों का क्रमबद्ध लेखा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो उस लेन देन को सबसे पहले स्मृति बुक में लिखी जाती है, पहला क्रम, और उस स्मृति बुक से हम उसको जर्नलाइजिंग की प्रोसेस में लाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं जर्नल की सहायक बहियों में। उसके पश्चात अब देखिए सिस्टम ये एकदम बिल्कुल क्रम है। उसके पश्चात हम खाता बही में वर्गीकरण करके खाते बनाते हैं।
तत्पश्चात तलपट का निर्माण करते हैं, उसके बाद अंतिम खातों को बनाते हैं। तो लेन देनों का जो है क्रमबद्ध लेखा किया जाता है। और एक और बड़ी बात कि डेट वाइज प्रत्येक डेट का सौदा एक ही डेट में लिखे जाएंगे और वह उसी डेट में जर्नल या खातों में या तलपट खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगली विशेषता है कि वास्तविक वित्तीय स्थिति का ज्ञान। प्यारे बच्चों, जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं और आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं तो व्यवसाय को या व्यवसायी को उसके व्यवसाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। आर्थिक चिट्ठा हमें आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। अगले इसकी सबसे बड़ी विशेषता है सार्वभौमिकता। प्यारे बच्चों, इस विधा को, इस प्रणाली को, चाहे वो व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी आप इस प्रणाली से लेखांकन करते हुए लोगों को, संस्थाओं को पाएंगे, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह प्रणाली सार्वभौमिकता लिए हुए है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के आधार पर आपको यह निम्न गृह कार्य हम दे रहे हैं। आप इसे अपने पुस्तिका में लिख करके और समझने का प्रयास करेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के इतिहास को संक्षेप में आपको लिखना है। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ और परिभाषा जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया, आप भी अपने उत्तर पुस्तिका में स्पष्ट करेंगे और दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं को आपको बताना है। आज के इस लेक्चर में आप सभी का ध्यानपूर्वक सुनने और सीखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।